स्टूडेंट्स, आप सभी का ABS एग्री स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। एक सब्जेक्ट होता है जो 11th-12th कर रहे हैं एग्रीकल्चर से उनका, और BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए एक सब्जेक्ट होता है इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। उसकी आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन की डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स एंड इरिगेशन मेथड्स। देखिए, व्हाट इज इरिगेशन। देखिए, इरिगेशन क्या होता है। देखिए, जैसे जिस प्रकार से हम लोगों को भी जीवित रहने के लिए, प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। अतः हम लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि पौधों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ऐसे कृत्रिम रूप से पौधों को उपलब्ध कराने को सिंचाई कहते हैं। इसको डेफिनेशन के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द soil for the purpose of crop production in supplement to rainfall and groundwater contribution। देखिए, पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाने की, ताकि वो फसल उत्पादन के लिए अच्छे प्रकार से दे सकें, उसे हम सिंचाई कहते हैं। इसको हम हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं। भूमि में कृत्रिम विधि से जल देने की क्रिया को, जिससे कि भूमि में नमी की उचित मात्रा बरकरार रहे और पौधों की उचित वृद्धि हो, सिंचाई कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक और प्रकार से। पौधों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को कृत्रिम साधनों द्वारा पूरा करते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं। इसको एक प्रकार से और इस प्रकार लिख सकते हैं। मृदा में उचित नमी बनाए रखने के लिए तथा पौधों की वृद्धि के लिए फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स के लिए पानी का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। पौधों में पानी की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। पहला है, पौधों का लगभग 90% भाग पानी से बना होता है, अतः पानी की आवश्यकता पौधों को अधिक होती है। देखिए, हमारे शरीर में भी लगभग पानी की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से पौधों में भी लगभग 90% तक वाटर होता है। अगर पानी की उपलब्धता उनको कम हो जाएगी तो पौधे सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पौधों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अब दूसरा है, पोषक तत्वों को घोल के रूप में प्राप्त करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, पौधे जो है मिनरल्स होते हैं सॉइल से घोल के लिक्विड के रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधों को अगर मैदान में जल की मात्रा नहीं होगी तो पौधे उससे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो फल उत्पादन नहीं कर पाएंगे, अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें मैदान में नमी की मात्रा बनाए रखनी पड़ती है, ताकि पौधे उससे अपने मिनरल्स और पोषक तत्व घोल के रूप में प्राप्त कर सकें। तीसरा है, पानी पौधे के तापक्रम को नियंत्रित रखता है तथा पौधे की कोशिकाओं को बनाए रखता है। देखिए, जैसे पानी से जो है पौधे का, जब या तो तेज़ धूप पड़ेगी तो उसमें गर्मी वगैरह को अधिक गर्मी से भी पौधे झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। या फिर जो है सर्दियों में अगर ज़्यादा ठंड पड़ी तो पानी से पौधे को पाले से भी बचाता है। इसलिए पौधों में पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए सर्दियों में पौधों को पाले से बचाने के लिए हम लोग खेत में सिंचाई कर देते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में पानी उपलब्ध रहेगा तो पौधे सूखेंगे नहीं। चौथा, पानी वाष्पोत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है। और पांचवा है, पौधे अपना भोजन घोल के रूप में प्राप्त करते हैं, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, पहले बता चुका हूँ। छठवां, ऊसर भूमियों में लवणों को बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। देखिए, जो बेकार पड़ी हुई ऊसर भूमियाँ होती हैं उनमें जो है लीचिंग की जाती है, पानी को भर दिया जाता है, जिससे कि उनमें जो भी हानिकारक वो जो खार वगैरह होती है वो सब पानी के साथ ऊपर आ जाती है। उसके बाद खेत को खाली कर दिया जाता है। तो ऊसर भूमियों के सुधार के लिए एक लीचिंग होती है। लीचिंग भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है, इसमें हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऊसर भूमियों में
लवणों को बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी लीचिंग की जाती है जो ऊसर भूमियों के सुधार के लिए, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। साथ में पौधों को गर्म लू या पाले से बचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, हानिकारक कीट खेत में पानी लगाने से नष्ट हो जाते हैं। देखिए, जैसे खेत में कई सारे जैसे कीट हो या कीट के अंडे होते हैं, ये सब अगर हम लोग खेत में पानी भर देते हैं तो ये इनमें श्वसन क्रिया इनकी अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे कि ये नष्ट हो जाते हैं। अब मेथड्स ऑफ इरीगेशन, ये सिंचाई के प्रकार। तो सिंचाई की विधियों का चयन भूमि के गुण, जल की आवश्यकता, सिंचाई के स्रोत का आकार, सिंचाई के जल के गुण तथा मौसम की दशा पर निर्भर करता है। देखिए, जो भी विधि होती है सिंचाई की, तो इसमें देखिए 4 प्रकार से की जाती है। पहला तो सरफेस इरीगेशन, दूसरा सब सरफेस इरीगेशन, तीसरा स्प्रिंकलर इरीगेशन और चौथा है ड्रिप इरीगेशन। देखिए, जो भी हम लोग अगर सिंचाई का कोई सा भी किसी स्थान पर मेथड यूज कर रहे हैं तो वो उसकी परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर अधिक पानी उपलब्ध है और किसान को तकनीकी ज्ञान में, तो वो सतही सिंचाई यानी सरफेस इरीगेशन करता है, मतलब सीधा खेत की ऊपरी सतह पे पानी छोड़ देता है। और अगर जैसे किसी क्षेत्र में पानी की कम मात्रा उपलब्ध है, मतलब बहुत कम पानी लेकिन हमें वहाँ पे फसल उत्पादन लेना है, तो ड्रिप इरीगेशन सबसे अच्छे। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग ड्रिप इरीगेशन के थ्रू फसल उत्पादन ले सकते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे इरीगेशन का मेथड यूज किया जाता है। अब देखते हैं, ये पहला है सरफेस इरीगेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं सतही सिंचाई। तो इसके 5 प्रकार की विधियाँ इसमें प्रयोग की जाती हैं। पहला है फ्लड इरीगेशन, दूसरा है चेक बेसिन इरीगेशन, तीसरा रिंग बेसिन, चौथा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, 5वां है फरो मेथड। चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स से पढ़ते हैं। पहला है सरफेस इरीगेशन या सतही सिंचाई कहते हैं इसको हिंदी में। यह सिंचाई की सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है। हमारे देश में इस विधि द्वारा सिंचाई अधिक की जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा फेमस विधि है क्योंकि इसमें कोई भी तकनीकी ज्ञान की उपलब्ध नहीं होती है। जहाँ पे भी नहरें वगैरह उपलब्ध होती हैं वहाँ पे इस प्रकार की सिंचाई की जाती है, क्योंकि इसमें सीधा खेत में पानी सीधा छोड़ दिया जाता है, एक तरीके से बहाव या फ्लड के रूप में छोड़ दिया जाता है। और जब खेत की नाली बना के छोड़ दिया, जब खेत में पर्याप्त नमी आ जाती है तो पानी को रोक दिया जाता है। और इसमें क्या है, जो पानी इसमें खेत में छोड़ा जाता है सीधा बहता हुआ दूसरे खेतों तक में भी निकल जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फ्लड इरीगेशन। सिंचाई की इस विधि में खेत में पानी बिना मेड़ बनाए भर दिया जाता है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि पानी को सतह पर सीधे बहाव या फ्लड के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस विधि का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है जब सिंचाई जल सस्ता हो, भूमि समतल हो, जल का प्रवाह अधिक हो। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये इसमें पानी का सबसे ज़्यादा प्रयोग, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए इसको ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाए जहाँ पे पानी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और सस्ता हो, मतलब कि हम लोगों को सस्ता जल पड़ रहा हो, अधिक कीमत नहीं देनी पड़ रही हो। इसके अंदर जल स्रोत बड़ा तथा भूमि की सतह पर पानी अधिक स्वतंत्रता से बहता है। यह विधि मुख्यतः धान उगाए जाने वाले तथा नहर से सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। देखिए, फ्लड इरीगेशन जो है धान के खेतों में अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धान के लिए हमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है धान के खेतों को पहले पानी भर दिया जाता है, उसके बाद धान उगाई जाती है उसमें। डिसएडवांटेजेस, देखिए फ्लड इरीगेशन के क्या क्या हानि होती हैं, डिसएडवांटेजेस हैं वो बताया गया है। इस विधि में पानी का समान वितरण नहीं हो पाता है, कहीं पे अधिक व कहीं पर कम पानी लग पाता है। ये क्योंकि पानी हम लोग छोड़ते हैं वो तो सीधा बहता जा रहा है, भर जा रहा है, तो कहीं पे कम, कहीं पे भूमि कम उपलब्ध, मतलब कम अवशोषित कर पा रही, कहीं पे ज़्यादा अवशोषित कर पाती है। और इस विधि में जल उपयोग दक्षता बहुत कम होती है। ये क्योंकि पानी बहता जाता है तो पौधे इतने ज़्यादा पानी के उपयोग कम होता है और बर्बाद अधिक होता है, क्योंकि पौधों को तो इतना पानी की आवश्यकता होती है, उससे भी कई गुना अधिक पानी इस इरीगेशन में बह जाता, खेत से बह के बाहर निकल जाता है। इस विधि में सिंचाई करने से मृदा अपरदन का भी भय रहता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि जब खेत में पानी छोड़ा जाएगा तो जब खेत से पानी बाहर जाएगा तो ये अपने साथ खेत की जो है मिट्टी होती है इसको अपने साथ बहा के ले जाता है, जिससे कि खेत में उपलब्ध मृदा के पोषक तत्वों का भी ह्रास होता है और मृदा अपरदन का भी खतरा अधिक रहता है। दूसरा है चेक बेसिन मेथड। देखिए चेक बेसिन मेथड क्या होता है, देखिए जैसे चेक होता है मतलब कि छोटे छोटे खंड में बटा होता है, इसी प्रकार इसको जो नाम से ही स्पष्ट है। एक चेक बेसिन मेथड में क्या होता है कि हम लोग खेत को छोटे छोटे खनों में बांट लेते हैं, मतलब आयताकार खनों में चेक के रूप में बांट लेते हैं। इसमें क्या है, एक मुख्य नाली से पानी जाता है, पहले एक चेक में भरा जाता है, फिर उसी से कट लगा के दूसरे चेक में पानी भरा जाता है। इस प्रकार से एक खंड से दूसरे खंड तक पानी पहुँचता जाता है। इसी प्रकार अंतिम चेक तक जब पानी पहुँच जाता है तो इससे क्या है, पानी खूब तेज बहाव के साथ नहीं बह पाता है, जिससे कि मृदा का ज़्यादा अपरदन नहीं हो पाता है और खेत में पानी रुका रहने से मृदा पानी अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चेक बेसिन मेथड। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस विधि के अंदर खेत को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांट लिया जाता है। प्रत्येक क्यारी सिंचाई की नाली से जुड़ी होती है। इस विधि में से सिंचाई करने के लिए क्यारियों का आकार भूमि की किस्म तथा जल के प्रवाह पर निर्भर करता है। यह विधि गेहूं तथा कपास की फसलों में अपनाई जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। देखिए क्यारियाँ बना ली जाती हैं, क्यारियों के अंदर फसल लगी होती है, तो पानी जो है क्यारी से बाहर ज़्यादा तेज प्रभाव से जाएगा नहीं और खेत के क्यारी में रुका रहेगा पानी, जिससे कि मृदा अपना पानी अधिक अवशोषित कर लेती है, जो पौधों को अधिक मात्रा में मिलता है, जिससे पौधे अधिक पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्लड इरीगेशन से ये चेक बेसिन इरीगेशन ज़्यादा फायदेमंद है। इसके दोष क्या क्या हैं? इस विधि का मुख्य दोष यह है कि सिंचाई के लिए नालियाँ तथा छोटी छोटी क्यारियाँ बनाने में श्रम पर लागत अधिक आती है। साथ ही भूमि का बहुत बड़ा भाग मेड़ व नालियाँ बनाने में व्यर्थ हो जाता है। देखिए ये तो इसका मुख्य दोष है, क्योंकि जब आप नालियाँ बनाएंगे तो उसमें मजदूरी भी अधिक लगेगी, जिससे कि किसान की प्रारंभिक लागत बढ़ जाती है। जबकि सतही वो फ्लड इरीगेशन में हम लोगों को जो मेड़ वगैरह बनाना नहीं पड़ता है, उसमें सीधा पानी छोड़ दिया जाता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा लागत नहीं आती है। इसमें मजदूरी पे खर्च बढ़ेगा और खेत पे जो मेड़ें और नालियाँ बनाई जाती हैं एक खेत का कुछ हिस्सा भी घेरेंगे, जिससे कि वहाँ पे हम लोग कोई फसल नहीं बो पाएंगे, तो इससे एरिया कम हो जाता है, फसल बुआई का एरिया कम हो जाता है। तीसरा है रिंग बेसिन। देखिए रिंग बेसिन में क्या होता है कि इसमें जैसे बगीचे वगैरह होते हैं, देखिए इसमें जैसे किसी बगीचे में पेड़ लगाएगा, ठीक है, तो ये पेड़, इसमें पेड़ की क्या है, चारों तरफ जो है हम लोग एक गोल या आयताकार रूप में एक गड्ढा सा बना देते हैं, जो कि 1 मीटर तक गहरा होता है और लगभग 3 मीटर चौड़ाई में होता है। तो इसमें क्या है, जो एक रिंग के रूप में बना दिया जाता है। देखिए जैसे रिंग बेसिन मेथड है, नाम से हीगा, इसमें एक पेड़ के चारों तरफ रिंग बना दी जाती है। इसमें पानी, इसमें इसको हिंदी में कहते हैं थाला बना दिया जाता है और इसमें हम लोग पानी भर देते हैं। जब पानी सूख गया, पानी जिससे मृदा अवशोषित कर लेती है। इसमें क्या है, इसमें पेड़ के चारों तरफ जो है रिंग के रूप में बना लिया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिंग बेसिन मेथड। चलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह विधि मुख्यतः बगीचों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में प्रत्येक फल वृक्ष के चारों ओर मिट्टी चढ़ाकर वर्गाकार रूप में 1 x 3 तक थाले बनाए जाते हैं। इस विधि से जल उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। देखिए बगीचों के लिए सबसे अच्छी उपलब्ध है। इसमें जो है थाला जो है या तो ऊपर चढ़ाया जाता है, मिट्टी को खोद के बना दिया जाता है। इसमें जो है इसकी गहराई 1 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, चौथा है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। यह बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। इसमें मतलब कि देखिए बॉर्डर बना लिए जाते हैं, स्ट्रिप बॉर्डर लाइन बाई लाइन खनों के रूप में खेत को बांट लिया जाता है। इसमें एक एक खंड में सिंचाई कर दी जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंचाई की इस विधि में खेत को काफ़ी लंबी व कम चौड़ी पट्टियों में बांट लिया जाता है। इसमें क्यारियों की लंबाई तथा चौड़ाई प्रायः भूमि की किस्म, भूमि का ढाल, जल के स्रोत का आकार,
सिंचाई की गहराई फसल आदि पर निर्भर करती है। क्यारियों की चौड़ाई प्रायः 5 से 6 मीटर रखी जाती है। इस विधि में सफलतापूर्वक सिंचाई करने के लिए भूमि को उपयुक्त क्रमिक ढाल दिया जाना चाहिए। इस विधि से सिंचाई करने पर श्रम की लागत कम आती है। देखिए ये भी जैसे चेक बेसिन में था, इसी प्रकार इसमें भी मेड़ बनाई जाती है। सिर्फ इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे नहीं, इसमें लंबे लंबे भागों में बांट लिया जाता है खेत को। ठीक, अब जो 5वां है फरो मेथड। इसमें कूड़ों के रूप में सिंचाई की जाती है। इसमें इस विधि का प्रयोग मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों जैसे आलू, गन्ना, चुकंदर आदि में किया जाता है। यह निम्न प्रकार से देखिए फरो मेथड जो है ये 2 प्रकार से होता है। एक पहला होता है डीप फरो, दूसरा है कोरुगेटेड फरो या समुच्च विधि होती है। समुच्च मतलब इसमें डीप में होती है, इसमें जो है गहराई अधिक होती है इन कूड़ों की। तो डीप फरो में इस विधि में कूड़ की लंबाई भूमि की किस्म, ढाल व जल प्रवाह पर निर्भर करती है। कूड़ की लंबाई प्रायः 45 से 300 मीटर तक होती है। यह विधि अधिक ढालू भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कोरुगेटेड फरो या इसको कहते हैं समुच्च कूड़ विधि। यदि भूमि का ढाल 20% से अधिक है तो सिंचाई के लिए समुच्च कूड़ सिंचाई विधि अपनाई जा सकती है। इस विधि में कूड़ों की लंबाई ढाल के लंबवत होती है। सिंचाई की मुख्य नाली से पानी प्रत्येक कूड़ में खोला जाता है। ठीक है, एक कूड़ विधि क्या होता है जिसमें, अब दूसरा है अपना सब सरफेस इरिगेशन। इसको कहते हैं अंतःसतही, या मतलब कि इसको भूमि के नीचे आंतरिक सतह से सिंचाई की जाती है तो इसको सब सरफेस कहा जाता है। इसमें क्या है, नालियाँ खोद ली जाती हैं खेतों में और ऊपर जो है फसल बोई जाती है। इसमें बगल से नीचे नालियाँ बना दी जाती हैं। इस मुख्य नालियों में पानी छोड़ दिया जाता है जो कि हमारा खेत में अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार की सिंचाई विधि का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां भूमि की अधोसतह सख्त होती है। इस सख्त सतह पर नालियां खोदकर इनमें कंकड़ पत्थर भरकर ऊपर से ढक देते हैं, या इसमें पत्थरों की जगह टाइल्स का भी निर्माण कर, मतलब नालियां खोद ली जाती हैं नीचे आंतरिक रूप से, इसको ऊपर से पत्थर से ढांक दिया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य नाली का धरातल ऊपर रखा जाता है, सहायक नालियां धरातल के नीचे रखी जाती हैं। देखिए इसमें मेन सप्लाई होती है, पानी की मेन सप्लाई वाली लाइन होती है, ये थोड़ा ऊपर की धरातल से ऊपर रखी जाती है। और बाकी की जो सहायक नालियां होती हैं, मतलब खेत में चारों तरफ से फैली होती हैं, उन्हें जो है नीचे रखा जाता है ताकि मुख्य नाली से ढलाव के रूप में पानी उन सहायक नालियों में जा सके। इस विधि में पानी अधिक खर्च होता है, मतलब पानी का ह्रास कम होता है। देखिए इस विधि में क्या है, पौधों द्वारा पानी अधिक अवशोषित कर लिया जाता है और पानी की बर्बादी भी कम होती है। यह विधि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित है तथा लवणीय मृदाओं में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए इस विधि को हम लोग छोटे क्षेत्रों में इसलिए मतलब कोई कम एरिया में इसलिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि देखिए अगर अधिक कोई बड़ा खेत है तो उसमें नालियाँ बनाने में, उनका रखरखाव करने में बहुत अधिक मजदूरी वगैरह का खर्च होगा, लागत बहुत अधिक आएगी और खेत की जो है कर्षण क्रियाएँ होती हैं, जो है निराई गुड़ाई, इन सब में भी दिक्कत होगी। तो एडवांटेजेस इस विधि मतलब सब सरफेस इरिगेशन के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला, बाष्पीकरण द्वारा जल ह्रास नहीं होगा, लेकिन क्योंकि भूमि के अंदर रहेगा जल तो उसके ऊपर सूर्य की सीधे किरणें, गर्मी वगैरह पड़ नहीं पाएगी, धूप पड़ नहीं पाएगी, जिससे कि ये बाष्प द्वारा उड़ेगा भी नहीं और खेत में पानी अधिक समय तक बना रहेगा। दूसरा है, जल उपयोग क्षमता बढ़ती है, संभव श्रम की बचत होती है, क्योंकि देखिए आप लोग को जब पानी दिया तो एक बार छोड़ दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जब पानी भर जाएगा उसके बाद पानी को अपन लोग बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या है, बार बार, क्योंकि जैसे अपन लोग अगर फरो मेथड में करें तो इसमें हम लोगों को खेत काटना पड़ता है, नाली बना के कूड़ विधि से करते हैं, या फिर मेड़ वगैरह बनानी पड़ती है, इस सब की श्रम की बचत होती है। इसमें सीधा पानी छोड़ दो, इसलिए फिर नाली में अपने आप जाता रहता है पानी। मृदा कटाव की संभावना कम होती है क्योंकि भूमि का, खेत का पानी आंतरिक नालियों से होकर जाता है, अधिक भूमि को अपने साथ बहा के नहीं ले जाता है। फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है,
पानी का समान वितरण होता है। भूपरिष्ठरण क्रियाओं में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि आंतरिक नालियों से पानी जाए तो ऊपर हम लोग खेत के ऊपर आराम से अपनी कोई सी भी निराई गुड़ाई वगैरह कर सकते हैं। सिंचाई की नालियाँ आवश्यकता पड़ने पर जल निकास के लिए प्रयोग में ली जा सकती हैं। देखिए, जब ज़्यादा जल भर जाएगा अपने खेत में तो इन नालियों से जल निकास के द्वारा अतिरिक्त जल को खेत से बाहर भी निकाला जा सकता है। देखिए, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके। इस विधि से निम्नलिखित हानियाँ हैं। पहला है, ढालू क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, चिकनी भूमियों में उपयुक्त नहीं है, प्रारंभिक लागत अधिक आती है, साधारण कृषक इसे नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए लागत अधिक बढ़ जाती है, तो नॉर्मल किसान इसे नहीं आएगा। इसे पहले तैयार लागत किसान बेसिक हमारे देश के करीब है, तो वह इस विधि को नहीं अपना पाएगा। नालियाँ खराब होने पर इसकी मरम्मत में कठिनाई व अधिक व्यय होता है। सिंचाई जल के साथ कीटनाशी व रोगनाशी दवाइयों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन में क्या होता है, इसमें जो है एक रबड़ की इसमें नोजल लगी हो, रबड़ के पाइप रहते हैं, इनको एक मुख्य पाइप को रबड़ के पाइप द्वारा मुख्य लाइन से जोड़ दिया जाता है, और इसमें क्या है, एक नोजल लगी होती है जो कि पानी को फुहार के रूप में पूरे खेत के चारों तरफ घूमती रहती है और फुहार के रूप में खेत में छोड़ती रहती है। तो जिस प्रकार से बारिश होती है, वर्षा का पानी बूंदों मतलब फुहार के रूप में पूरे खेत में गिरता है, उसी प्रकार स्प्रिंकलर इरीगेशन द्वारा हम लोग बौछार के रूप में पूरे खेत में पानी जाता है, जिससे कि मृदा कटाव भी नहीं होता है और मृदा पानी अधिक अवशोषित कर पाती है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिंचाई की यह विधि अधिकतर ढालू क्षेत्रों, रेतीली भूमियों अथवा उन क्षेत्रों में जहां मृदा कटाव अधिक होता है में प्रयोग की जाती है। लेकिन कि फुहार के रूप में प्रयोग की जाती है, इसलिए रेतीली भूमियों पर भी अच्छे से प्रयोग की जा सकती है। इस विधि में पानी भूमि की सतह पर बौछार के रूप में वर्षा की तरह गिरता है। इस विधि में रबड़ या लोहे की पाइप जमीन पर बिछा दी जाती है। सहायक पाइप एक दूसरे से समांतर रखते हुए इसमें आवश्यकता दूरी पर नोजल लगा दिए जाते हैं। यह पाइपलाइन एक पंप सेट से जोड़ दी जाती है। देखिए, जो मुख्य पाइपलाइन होती है एक पंप सेट से जुड़ी होती है, जिससे कि प्रेशर से पानी इसके नालियों में आता है और वो बौछार के रूप में नोजल द्वारा पूरे क्षेत्र में बिखेर दिया जाता है। इसमें पानी की बहुत अधिक बचत, इसमें लगभग 50% तक पानी की 50% तक पानी की बचत हो जाती है। तो देखिए इसके लाभ क्या क्या हैं इस विधि के। सबसे पहला तो ऊबड़ खाबड़ एवं रेतीली भूमियों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ जमीन हैगी तो वहाँ पे पानी अगर हम लोग ऐसे सीधी सिंचाई करेंगे तो पानी सब जगह पे नहीं पहुँच पाता है। और इसमें क्या है, इसमें ऊंचाई पे लगे होते हैं नोजल, तो ये फुहार के रूप में पूरे क्षेत्र में फैला दिए जाते हैं, तो इसमें ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त है। और रेतीली भूमियाँ हैं, रेतीली भूमियों में तो वैसे भी हम लोग पानी सीधा नहीं दे पाएंगे, तो इसमें क्या है, इससे बौछार से रेतीली भूमियों पे भी हम लोग इससे खेती कर सकते हैं। पानी की लगभग 25 से 50% तक बचत होती है, जो अन्य फसलों के लिए ये उपयोग में लिया जा सकता है। इसकी जल उपयोग दक्षता अधिक होती है, लगभग 60% तक जल उपयोग क्षमता होती है पौधों की हो जाती है। इसमें वाटर डिस्चार्ज रेट 1000 लीटर पर आवर होता है। मतलब देखिए इसमें यह 1000 लीटर पानी प्रति घंटा तक प्रति घंटा में 1 घंटे में 1000 लीटर पानी छोड़ा जाता है खेत में। सरफेस इरीगेशन की अपेक्षा 40 से 60% तक कम मजदूरी खर्च होती है। देखिए डिसएडवांटेज, मतलब इस विधि के क्या क्या हानियाँ होती हैं। आरंभ में अधिक व्यय करना पड़ता है। देखिए शुरुआत में तो आपको एक बार लेना पड़ेगा नोजल, इसमें क्या है आरंभ में अधिक व्यय, लागत अधिक आएगी, लेकिन यह है कि इससे पानी की कम मात्रा में व्यय होता है और खेत में सिंचाई अच्छे से हो जाती है। दूसरा, तेज हवा चलने पर इस विधि से समान रूप से पानी का वितरण नहीं हो पाता है, क्योंकि पानी देखिए फुहार के रूप में छोड़ा जा रहा है। अगर हवा तेज पड़ेगी तो जिस दिशा में हवा जाएगी पानी में उसी दिशा में अधिक गिरेगा, दूसरी दिशा में कम गिर पाएगा। तो अगर तेज हवा चलने पर इस विधि से पानी एक वितरण नहीं हो पाता है। पंप सेट के प्रयोग से बिजली का अतिरिक्त खर्च से लागत बढ़ जाती है, यह तो सही बात है। नोजल में खराबी आने पर उसे सही करने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए अगर नोजल वगैरह इसमें कोई खराबी आ जाती है तो किसान इतना ज़्यादा नहीं, तकनीकी ज्ञान तो होता नहीं है कि वो अपने हाथ से ठीक करे, इसके लिए किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा।
उसके लिए इसको अगर खराबी आए तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब देखिए चौथा है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन को इसको कहते हैं हम लोग बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। ये जो है इजराइल द्वारा खोजी गई थी। इस विधि द्वारा हम लोग रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं जो उनमें भी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है पौधों को पानी जो है बूंद बूंद के रूप में मिलता है, जिससे पौधे पानी आसानी से एब्जॉर्ब मतलब आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं और कम पानी में अधिक फसलों अधिक पौधों को भी हम सिंचित कर सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ड्रिप सिंचाई विधि एक आधुनिक विधि है। यह विधि इजराइल द्वारा निकाली गई है। यह विधि पानी की कमी वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है। यह विधि काफ़ी महंगी है लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। टपक सिंचाई मतलब ड्रिप इरीगेशन को टपक सिंचाई विधि भी कहते हैं। तो टपक सिंचाई का उद्देश्य पौधों के सीधे जड़ों के क्षेत्र में बिना दबाव डाले उतना ही जल प्रभावित करने से जितना कि उनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इस विधि में खेत में लोहे की एक मुख्य पाइपलाइन बिछा दी जाती है, जिससे जुड़ी हुई रबड़ की सहायक पाइप जिससे निश्चित दूरी पर नोजल लगी होती है बिछा दी जाती है। नोजल का सिरा पौधे के जड़ क्षेत्र पर होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता है और मुख्य पाइपलाइन एक बड़ी पानी की टंकी द्वारा जुड़ी होती है, जिससे उसमें जल प्रभावित किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें खेत में हम लोग कोई भी एक मतलब मोटी वाली लाइन बिछाए थे, लोहे की हो या प्लास्टिक, मतलब दो मेन पाइपलाइन होती है, इससे जो है जुड़ के छोटी छोटी पाइपलाइनें जुड़ी होती हैं, ड्रिप पाइप होते हैं जो, उनमें निश्चित दूरी पर नोजल लगे होते हैं। इन नोजल से क्या है, पानी जो है बूंद बूंद करके गिरता है। और इसको नोजल को हम लोग कहाँ पे लगाए, जहाँ पे नोजल लगी होती है वहीं इसको नोजल को पेड़ के जड़ के पास रख देते हैं। और देखिए मुख्य पाइपलाइन जो है एक बड़ी टंकी है जिसमें पानी एकत्रित किया जाता है, उससे जोड़ दी जाती है जब हम लोगों को सिंचाई करनी पड़ती है। इसलिए इसको अधिकतर किसान रात के समय दिन में जब भी करना होता है, इसलिए इसको हम लोग मुख्य पाइपलाइन में पानी छोड़ देते हैं। इसके बाद लगभग 10 से 12 घंटा तक हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, इसको खुला छोड़ दिया जाता है। और देखते हैं जब भूमि में नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है तो इसको बंद कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए श्रम की भी बचत हो रही है आपकी, क्योंकि आपको बार बार देखना भी नहीं है। आपको तो एक बार पाइपलाइन चालू कर दी, उसके बाद ये अपने आराम से सिंचाई करता रहेगा और जब देख लिया कि हाँ खेत में पानी पर्याप्त मात्रा में आ गया आएगा तो इसको हम लोग पाइपलाइन को बंद कर देंगे। और इसमें और बूंद बूंद करके पानी आता है, इसलिए इसमें पानी की भी अधिक बचत होती है और कम पानी में हम लोग अधिक फसल ले सकते हैं। देखते हैं एडवांटेज। देखिए ड्रिप इरीगेशन के क्या क्या लाभ हैं। पहला है सभी पौधों को पानी समान रूप से मिलता है। दूसरा, सिंचाई की जल उपयोग क्षमता अधिक होती है। लगभग 95% तक पानी इसमें पौधों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, इसलिए इसकी जो है जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक मानी जाती है ड्रिप इरीगेशन की। तीसरा, अन्य विधियों की अपेक्षा ड्रिप में पानी की लगभग 50% तक बचत, मतलब पानी बहुत अधिक बचा लिया जाए तो अधिक पानी की बचत होती है, जिससे कि हम उतने पानी में दूसरी फसल को सिंचाई करके अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। ढालू भूमियों पर यह विधि काफ़ी कारगर है। तो ढलान भूमियों पर भी, मरुस्थलीय भूमियों में भी इसको अधिक कारगर है। सिंचाई करने में श्रम कम लगता है। इस विधि में नालियाँ, मेड़ व क्यारियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे कि किसान की लागत की भी बचत होती है। प्रति हेक्टेयर में उपज में वृद्धि होती है, क्योंकि जितने पानी, अगर हमारे पास पानी अधिक हो, अधिक पानी से हम लोग अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। यह विधि उर्वरक देने के लिए भी उपयोगी है। देखिए इसमें जैसे अगर हम लोगों को पौधों को जो फर्टिलाइज़र देना है, उसको हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो है पानी का जो टैंक होता है, हमारा टंकी होती है, उसमें घोल दिया जाता है पानी में, जिससे उसको वो पानी का फर्टिलाइज़र घोल इसमें सिंचाई द्वारा सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र देने के लिए अधिक अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घोल में सीधा घोल दिया और घोल के रूप में पौधों को फर्टिलाइज़र प्राप्त हो गया। इसलिए इस विधि का प्रयोग उर्वरक देने के लिए भी किया जाता है, यह भी उपयोगी है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है, इसका लाभ, इसकी हानि क्या है। इस विधि में प्रति हेक्टेयर व्यय अधिक होता है, जिस कारण साधारण किसान के लिए इसे अपनाना कठिन है। देखिए इसका डिसएडवांटेज मतलब मुख्य हानि यही है कि ये सिस्टम हमें बहुत अधिक महंगा पड़ता है, जिससे कि जो नॉर्मल किसान है, साधारण किसान है, वो इसे अपना नहीं पाता है। लेकिन इसके लाभ अधिक हैं और हानि कम है, क्योंकि इस विधि द्वारा हम लोग उन क्षेत्रों में जहाँ पे कोई भी फसल उत्पादन नहीं हो पा रहा है पानी की कमी के कारण,
उस छेद का भी उपयोग करके हम लोग वहाँ से ही फसल उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए ड्रिप इरीगेशन आज के समय में सबसे अधिक उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ड्रेनेज और दूसरे टॉपिक जो कवर हैं इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंतर्गत, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।